ग्रुप्स तो आप सबको पता ही है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्या कुछ होगा? क्या होगा? अपसेट। मैं तो अपसेट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, बट अपसेट का एक एग्जाम्पल आप दे मुझे। ओ, सऊदी बीट अर्जेंटीना ऑन फर्स्ट मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप चैंपियंस लॉस्ट वर्सेस सऊदी अरेबिया एंड ऑन दैट वर्ल्ड कप। ओ, ये अपसेट का एग्जाम्पल है। तो अगर डेस्परेट किसको कहते हैं हम? डेस्परेट कहते हैं हम सऊदी को। वो जीतने के लिए डेस्परेट थे, क्योंकि सऊदी ने वर्ल्ड कप के 6 और 7 हफ्ते पहले उनका जो सऊदी प्रो लीग होता है, सऊदी प्रो लीग वहाँ पर उन्होंने स्टॉप कर दिया था। सिर्फ प्लेयर्स में जब अंडरस्टैंडिंग बैठे, कोच को टाइम मिले वर्ल्ड कप के पहले, और सऊदी अरबिया कुछ कर पाए। और अगर आप रिजल्ट भी देखेंगे वहाँ पर, तो रिजल्ट जब विन हासिल हुआ वहाँ पर अर्जेंटीना के अगेंस्ट सऊदी अरबिया का, तो 1 डे हॉलीडे वहाँ पर अनाउंस कर दिया गया था। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ फुटबॉल इन सऊदी अरबिया। तो आप यहाँ पर एफएसडीएल और एआईएफएफ को ब्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि फुटबॉल ऐसे रन नहीं करता है, और स्टेक होल्डर्स को भी आपको ध्यान में रखकर चलना होगा इन फुटबॉल। तो आप कह सकते हैं कि जापान, साउथ कोरिया, क्या वो भी कर रहा था वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, बट उनका जो हर कोई प्लेयर था, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम कोरिया एंड जापान प्लेज इन यूरोप। दैट्स मेक ह्यूज डिफरेंस। तो क्यों हम बात कर रहे हैं इसका? तो इसका हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडिया को इस ग्रुप से क्लियर होना है, इस ग्रुप को इंडिया का, अगर इंडिया 3rd प्लेस फिनिश करना चाहता है, तो इंडिया को डेस्परेट होना पड़ेगा और कुछ हट कर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो करंट स्ट्रक्चर है वो आपको इस लेवल ऑफ फुटबॉल कभी भी ऑफर नहीं करता है। तो आपको अगर कुछ अच्छा करना पड़ा तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि एशिया कप के पहले आप 6 और 7 हफ्ता यहाँ पर आपका जो डोमेस्टिक लीग होता है उसको आप क्लोज कर दो। बट ये यहाँ पर नहीं होगा। मैं वीडियो बहुत ज़्यादा खींचता चला जा रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ बात करूँगा कि हमारा जो ओपोनेंट है, ओपोनेंट का रैंकिंग कैसा है, ओपोनेंट का कोच कैसा है, ओपोनेंट का करंट परफॉर्मेंस कैसा है, और क्या की प्लेयर्स रहेगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड। तो पहले हम बात करते हैं कि पॉट 1 में कौन है हमारे ग्रुप में। आप सबको पता है पॉट 1 में है ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया इज द चैंपियन ऑफ एएफसी इन 2015, जब ऑस्ट्रेलिया में एशिया कप हुआ। और हेड टू हेड को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया ने 3 गेम्स जीता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट वो बहुत पहले आप कह सकते हो। ऑस्ट्रेलिया ने 4 गेम्स यहाँ पर विन किया है इंडिया के अगेंस्ट, और 1 गेम ड्रॉ रहा है। और लास्ट टाइम इंडिया फेस किया था ऑस्ट्रेलिया को वाज इन 2011, जब इंडिया वहाँ पर 4-0 से बीट किया था इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने। वो भी एएफसी एशियन कप में ही था। वो सुनील छेत्री और गुरप्रीत सिंह संधू स्टार्ट नहीं किए थे, बट गुरप्रीत सिंह संधू सब थे। तो उन सबको पता है कि एटमॉस्फेयर क्या होने वाला है। और अगर आप बात करें कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स के क्वालिटी कितना डिफरेंस है, तो आप जस्ट एक एग्जांपल देख लीजिए कि मोहन बगान सुपर जायंट होने वाला है नेक्स्ट सीजन, एटीके मोहन बगान का। तो यहाँ पर वो ऑफर किसको, स्ट्राइकर पोजीशन पर किसको ऑफर किया है? जेसन कमिंस को। तो ये जेसन कमिंस अगर मोहन बगान पर आएगा तो वो मोहन बगान का प्राइम स्ट्राइकर होगा, और आईएसएल का आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग होगा अपकमिंग सीजन का, वो अगर आएगा तो। बट ये जेसन कमिंग्स को चांस ही नहीं मिलता है ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम का प्लेइंग 11 में। वो हाँ प्लेइंग 18 में रहता है, वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी था। तो ये डिफरेंस आप कह सकते हो इंडियन एंड ऑस्ट्रेलिया का फुटबॉल का डिफरेंस। तो और अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया किन के साथ फ्रेंडलीज खेलता है, तो आप देखेंगे कि साउथ अमेरिकन कुछ जो नेशन है, जैसे आप कह सकते हो इक्वेडर, वेनेजुएला, ऐसे। और अभी जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 13 अक्टूबर को खेलेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट वेम्बली लंदन में। तो ये रहा जो ऑस्ट्रेलिया का रोड मैप प्लान एएफसी एशियन कप के लिए। हम ये नहीं कह रहे हमें भी इंग्लैंड के साथ खेलना चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पर डिफरेंस क्लियरली शो होता है। और आप सबको पता है कि क्योंकि आप सब फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और आप देखते भी हो। तो ऑस्ट्रेलिया का करंट परफॉर्मेंस को लेकर अगर हम बात करें तो इक्वेडर के अगेंस्ट 2 गेम हुआ था, वहाँ पर 1 गेम इक्वेडर ने यहाँ पर विन किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये 2 गेम्स ही मैं लाइव देखा था यूट्यूब पर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इक्वेडर का गेम प्ले। बट यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया को कुछ ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इक्वेडर भी बहुत क्वालिटी का ओपोनेंट है। तो अब हम चलते हैं उनका कोच जो ग्राहम आर्नोल्ड। तो ये ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मर प्लेयर है, और अर्ली 2000 से आप कह सकते हो कि ये ऑस्ट्रेलिया टीम को मैनेज किया जा रहा है इनके द्वारा। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया सिस्टम में, फुटबॉल सिस्टम में आपको दिखाई देगा अर्ली 2000 से। और आफ्टर द एएफसी एशियन कप ड्रॉ उन्होंने वहाँ पर उज्बेकिस्तान, सीरिया का नाम यहाँ पर
वो कह चुका है कि ये क्वालिटी ओपोनेंट्स होगा, बट इंडिया के लिए कुछ नहीं कहा है। तो हमें वहाँ पर कुछ करने का चांसेस है। अगर हमें कोई राइट ऑफ कर रहा है तो हमें वहाँ पर जाकर दिखाना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे थाईलैंड किया था 2019 एफसी एशियन कप के पहले। तो की प्लेयर्स के बारे में बात करें तो उसके पहले जस्ट एक स्टैट मैं यहाँ पर आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, उस स्क्वाड में 26 मैन में से 19 प्लेयर ऐसा था जो यूरोप में खेलता था और 7 प्लेयर था जो ऑस्ट्रेलिया का जो ए लीग होता है वहाँ पर खेलता है। तो ये भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का ए लीग बहुत ही कमजोर एक लीग है, ऑस्ट्रेलिया का ए लीग बहुत क्वालिटी लीग है, आप कह सकते हो। तो की प्लेयर्स को लेकर बात करें तो पहला जो प्लेयर्स रहेगा वो उन लोगों का गोलकीपर रहेगा मैट रायन, जो कोपेनहेगन की तरफ से खेलता है। उसके बाद है हैरी सोटर, जो स्टोक सिटी के लिए खेलता है प्रीमियर लीग में। उसके बाद एरोन मुई, जो सेल्टिक की तरफ से खेलता है और एक मिडफील्डर है। मैथ्यू लेकी, जो मेलबोर्न सिटी एफसी की तरफ से खेलता है, ये भी एक मिडफील्डर है। उसके बाद मिचेल ड्यूक, जो फैगिमो नाम कर एक जे लीग क्लब है वहाँ पर खेलता है। और रायली मैक्री, जो यहाँ पर इंग्लिश चैंपियनशिप में खेलता है, तो ये भी एक अच्छा प्लेयर है, आप कह सकते हो। ये रहेगा टॉप 6 प्लेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन साइड। और अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें कुछ करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये भी कि ड्रॉ हो सकता है, बट तब हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा अगर गोल डिफरेंस को हमें देख कर चलना है तो। उसके बाद हम चलते हैं उज्बेकिस्तान की तरफ। तो ये उज्बेकिस्तान का 8th अपीयरेंस होगा एफसी एशियन कप 2023 में। और हेड टू हेड को लेकर अगर बात करें हम तो उज्बेकिस्तान ने 3 टाइम्स फेस किया है इंडिया को और ऑल द 3 गेम्स उज्बेकिस्तान ने ही विन किया है। और लास्ट 5 फ्रेंडली के बारे में बात करें तो उज्बेकिस्तान ने यहाँ पर कोस्टारिका के अगेंस्ट फ्रेंडली खेला था, कजाकिस्तान के अगेंस्ट गेम खेला था, रसिया के अगेंस्ट गेम खेला था, बोलीविया को यहाँ पर बीट किया है, वेनेजुएला के साथ ड्रॉ खेला है, कजाकिस्तान को बीट किया है और कोस्टारिका के अगेंस्ट उन लोगों को बीट मिला था, कोस्टारिका वहाँ पर विन किया था गेम्स। और अगर हम बात करें अपकमिंग गेम्स को लेकर तो यहाँ पर WAFA चैंपियनशिप जो होता है उनका, जो नॉट WAFA, जो CAFA सेंट्रल एशिया का जो हमारा जैसा सांप होता है, तो यहाँ पर कैफा चैंपियनशिप होगा। तो वहाँ पर ओमान को फेस करेगा, तुर्कमेनिस्तान को, ताजिकिस्तान को और बुल्गारिया को फेस करेगा 6 सितंबर उज्बेकिस्तान। तो एक बहुत क्वालिटी साइड है, आप देख चुके हो उनका जो प्लेयर्स है। जैसे अगर आप ATK मोहन बगान वर्सेस नासाब, पिछली साल जो एफसी कप का AFC कप का जो इंटर जोनल फाइनल हुआ था, वहाँ पर आप देख सकते हो कितना क्वालिटी प्लेयर्स है। और वो प्लेयर्स जो नसब के लिए खेल रहा था, वो प्लेयर्स भी रेगुलर नहीं है नेशनल टीम के लिए। तो आप कह सकते हो बहुत क्वालिटी एक साइड है। और यहाँ पर उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होगा टॉप पोजीशन को लेकर, मैं ये बात आप लोगों के सामने अभी कह रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें, उनका जो कोच है वो है स्रेट कैटन्स, और ये ईगोस्टी मैच के अच्छे फ्रेंड्स भी है। और शायद से दोनों ने जो यूगोस्लाविया था तब उनके लिए एक साथ खेला भी है। और उसके बाद जो क्रोएशिया और स्लोवेनिया अलग कंट्री हो गया, तो उन्होंने स्लोवेनिया के साथ भी खेला है। और अगर हम बात करें हाइप की प्लेयर्स को लेकर तो पहला है जो इब्रो खालिल युल्दुसेब, तो ये एक प्लेयर है जो रसिया में खेलता है, एक डिफेंडर है। उसके बाद रसिया का टॉप लीग में भी और एक डिफेंडर खेलता है रुस्तम नाम कर जो रूबिन कजान में खेलता है। उसके बाद उनका मिडफील्डर है ओटाबेक सुकोरोब, जो यहाँ पर टर्की में खेलता है, टर्की का फर्स्ट डिवीजन में। और आपको पता है कि खोजामियत नाम का जो प्लेयर है उज्बेकिस्तान का, प्रोनाउंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि नाम ही ऐसा है। टॉर्पेडो मॉस्को, जो रसिया में टॉप टायर का क्लब है, उनमें खेलता है। और उनका जो स्ट्राइकर है आप सबको पता है एल्डर सोरमोदोव, तो ये सीरिया ए में खेलता है स्पेजिया के लिए। और नेशनल टीम के लिए, उज्बेकिस्तान नेशनल टीम के लिए इन्होंने 34 गोल्स भी किया है। सो ही विल बी अ थ्रेट फॉर इंडियन डिफेंस फॉर अनवर अली, संदेश जिंगन और लेफ्ट बैक राइट बैक में जो भी खेलेगा जैसे आकाश मिश्रा और रोशन सिंह। तो उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें अगर हम किसी भी तरह से 1 पॉइंट निकल कर आ सकते हैं इस गेम से तो बहुत कुछ हो सकता है हमारे लिए। बट मैं ये भी मानकर चल रहा हूँ कि उज्बेकिस्तान को हम ड्रॉ भी नहीं रोक कर रख सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं सीरिया की तरफ। और अगर इंडिया को कुछ करना है राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के लिए तो सीरिया इज द टीम टू बीट फॉर इंडिया। सीरिया को बीट करना ही होगा इंडिया को। और अगर हेड टू हेड हम देखें तो यहाँ पर 2 गेम सीरिया ने विन किया है, 2 ड्रॉ रहा है, 2 इंडिया विन किया है। बट आप ये नहीं कह सकते हो कि सीरिया और इंडिया का क्वालिटी एक है, नहीं। 2022 जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुआ था वहाँ पर टॉप पर फिनिश किया था सीरिया ने। अरब कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और इंडिया के कंपैरिजन में क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा है सीरिया, आप कह सकते हो, क्योंकि वो खेलता है जापान, साउथ कोरिया, ईरान, इराक, इन जैसे UAE, इन जैसे टीम के अगेंस्ट। तो उनका जो टेम्परामेंट है कुछ अलग है और वो एक बहुत फिजिकल टीम है, आप कह सकते हो। हर एक जो प्लेयर है
यहाँ पर सीरिया नेशनल टीम का वो 6'2", 3। तो हम लोगों को डिफेंस में जो एक सॉलिडिटी मिलता है, संदेश जिंगा नानोराली का जो फिजिकल प्रेजेंस मिलता है आपको सीरिया के गेम में, वो बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि हर कोई सीरियन प्लेयर्स का हाइट 6'2", 6'3" से स्टार्ट होता है। तो ऐसा कुछ रहा। और अगर हम बात करें उनका हेड कोच को लेकर, तो है हेक्टर कुपर, ये एक अर्जेंटाइन कोच है। और ये जो इजिप्ट टीम रिबिल्ड हुआ था 2018 वर्ल्ड कप के पहले, जो मोहम्मद साला का टीम था, वो रिबिल्ड ये कोच के द्वारा ही हुआ था। और उसके बाद उन्होंने उज्बेकिस्तान टीम को भी बिल्ड किया है 2018 to 20। तो ये एक बहुत अच्छा कोच है आप कह सकते हो, और ही इज़ नोन टू नो व्हाट द एबिलिटी ऑफ प्लेयर्स। और सीरिया अच्छा भी कर रहा है। और अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो सीरिया ने यहाँ पर वेनेजुएला के अगेंस्ट गेम खेला था, तो वहाँ पर वेनेजुएला ने बीट किया था। उसके बाद ओमान के अगेंस्ट गेम खेला था, वहाँ पर 2-1 से ओमान बीट किया था। उसके बाद और एक गेम ओमान के अगेंस्ट हुआ था, वहाँ पर ओमान ने 1-0 से जीत लिया था सीरिया के अगेंस्ट। उसके बाद थाईलैंड को बीट किया है सीरिया ने 3-1। तो हमें देखना पड़ेगा कि किंग्स कप में जाकर हम कैसे खेलते हैं थाईलैंड के अगेंस्ट। और आप सब थाईलैंड को बहुत हल्के में ले रहे हो, हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हम वियतनाम के अगेंस्ट जीत नहीं पाए थे वियतनाम में जाकर, बट थाईलैंड वियतनाम को बीट किया है वियतनाम में जाकर। तो ये एक बहुत कुछ होने वाला है अगले 6-7 महीने में। और बहरीन के अगेंस्ट गेम खेला था, जहाँ पर भी सीरिया को वहाँ पर बहरीन ने बीट किया था। और अभी जो उनका फ्रेंडलीज का फिक्चर है, तो आप कह सकते हो 24 में दे विल फेस अल्जीरिया, अ वेरी गुड अरबियन कंट्री इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं की प्लेयर्स को लेकर, की प्लेयर्स ऑफ सीरिया। गोलकीपर सेक्शन में उनके पास है इब्राहिम अल्मा, जो जिनके 74 कैप्स है, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड गोलकीपर। उसके बाद डिफेंडर है उमार मिडानी, जिनके पास भी 55 कैप्स है। और भी डिफेंडर है आमरो जियानेत, उनके पास 41 कैप्स है सीरिया नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। और ये दो ही सेंटर बैक बहुत ही एक्सपीरियंस सेंटर बैक है आप कह सकते हो। उसके बाद उनके पास है अब्दुल रहमान वाइस, जो ग्रीस के 3rd डिवीजन पर खेलता है, और ये एक की प्लेयर होने वाला है सीरिया के लिए इन दिस AFC एशियन कप। और आपको पता है कि हमारे इंडियन सिस्टम में भी उनका एक सेंटर बैक खेलता है फेरस अरनौन, बट वो भी रेगुलर नहीं है सीरिया नेशनल टीम के डिफेंस सेक्शन में। तो उसके बाद हम चले तो मिडफील्ड सेक्शन में मोहम्मद आल माउस है, जिनके 87 कैप्स है और 15 गोल्स है। और जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुआ था 2022 का, वहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था ये प्लेयर। उसके बाद ओलिवर काऊ है, जो स्वीडन के 3rd टायर में खेलता है, एज 21। उसके बाद मोहम्मद आल मराउर है, इनके पास 32 कैप्स है, 4 गोल्स है। उमर खरबिन, तो उमर खरबिन को आप सबको पता है, अगर आप FC गोवा का AFC चैंपियंस लीग का गेम देखे थे पहले सीजन में, तो जो UAE क्लब आया था अल अहली नाम के, तो उस क्लब में खेलता था उमर खरबिन। उन्होंने कुछ कर नहीं पाया इंडिया में आकर, बट फॉर सीरिया ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, एंड ही प्लेड 53 टाइम्स फॉर सीरिया एंड स्कोर 21 गोल्स। और ये सबब अल अहली में खेलता है अब, यानी कि जो UAE का टीम था UAE प्रो लीग में, वहाँ पर ही खेलता है। और ये 2018 का AFC का बेस्ट प्लेयर हुआ था। उसके बाद ओमर आल सोमा, ये भी एक फॉरवर्ड है, जिनके पास 19 गोल्स है सीरिया नेशनल टीम के लिए खेलते हुए। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेयर से आप कह सकते हो। और ये 2 प्लेयर्स थ्रेट होगा इंडिया के लिए वो पर्टिकुलर गेम में, जो लास्ट गेम इंडिया खेलेगा सीरिया के अगेंस्ट। तो ये कुछ रहा जो हर कोई यहाँ पर इंडिया का ओपोनेंट्स है, सबको लेकर थोड़े थोड़े रिसेंट परफॉर्मेंस, उसके बाद उनका क्या कुछ चल रहा है, कोच क्या है, और भी जो डिटेल्स में मैं यहाँ पर बात कर चुका हूँ। तो और एक वीडियो मैं 4-5 मंथ्स के बाद लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम तब परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और हम क्या हो सकता है ग्रुप में उसको देखेंगे। तो मैं वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ अभी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए बाय।